हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 5, जिसका की टाइटल है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियों और वन प्राणियों के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। हैव यू observe the type of trees, bushes, grass and birds in the fields and parks in and around your school? Are they similar or they are variations? There are variations. India is being a vast country. You can imagine the type of bioforms available throughout the country. So क्या आपने यहाँ पे यही कह रहा है कि आपने कभी अपने स्कूल हो गए, घर हो गए या फिर आसपास के कोई मैदान है, वहाँ पे बहुत तरह तरह के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, पक्षी देखा है? क्या वो एक ही प्रकार के हैं या वो अलग अलग दिखते हैं? भारत एक बहुत विशाल देश है, इसमें आपको अनेक प्रकार के जीव देखने को मिल जाएंगे, मतलब जीव, पेड़ पौधे सब देखने को मिल जाएंगे। Our country India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world. With about 47,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. The country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi. India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. So हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, उसमें से एक है, उन देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं और इसी कारण ये देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधे का 6% है। और हमारे देश में बहुत सारे बिना फूल वाले पौधे भी हैं, जैसे कि फर्न्स हो गए, एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, ये सभी हमारे भारत में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ और ताजे और समुद्री पानी वाली दोनों मछलियाँ पाई जाती हैं। सो इंडिया इज़ वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फाउना. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. This is termed as virgin vegetation. Thus, cultivated crops and fruits orchards form part of vegetation but not natural vegetation. So, जो नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है, उसका अर्थ है कि वेजिटेशन का वो भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उग जाता है, पैदा हो जाता है और लंबे समय तक उस पर हमारा कोई प्रभाव यानी कि मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम लोग कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। इसीलिए विभिन्न प्रकार की जो ऑर्चर्ड्स होते हैं, जो फसलें होती हैं, फल और बागान, ये सब जो फूल वाली फसलें होती हैं, ये वनस्पति का भाग तो है, लेकिन यह क्या है, नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारे द्वारा उगाई जाती है। नेचुरल वेजिटेशन में वो चीज़ें आएंगी जो स्वतः उग गई हैं प्रकृति के द्वारा। यहाँ पे एक डू यू नो दिए गए हैं। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्जोटिक प्लांट्स। अच्छा, आउटसाइड इंडिया, ओके। सो वे ऐसे जो वेजिटेशन है यानी कि जो वनस्पति हैं जो कि मूल रूप से भारतीय हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशज कहते हैं, यानी कि एंडेमिक कहते हैं। लेकिन वैसे पौधे जो कि भारत के बाहर से आए हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एक्जोटिक प्लांट्स। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रिफर टू एज फौना। सो वनस्पति जगत का शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति, और इस तरह से प्राणी जगत जानवरों को हम लोग क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने इंडिया में डिफरेंट तरह के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे और उस बेसिस पे हमने बहुत सारी इसे डिवाइड कर दिया है 5 पार्ट्स में, और ये अलग अलग फॉरेस्ट्स के रूप में आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिल जाएंगे। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। सो इन सबको हम लोग डिटेल में आगे एक एक करके पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब कि ट्रॉपिकल कहने का अर्थ है कि ये किस रीजन में आता होगा, ट्रॉपिक्स वाले रीजन में आता होगा, और एवरग्रीन मतलब कि ये हमेशा ही हरा रहता होगा, ये याद रखना है। So these forests are restricted to heavy rainfall areas of the Western Ghats and the islands group of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. They are at their best in areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season. The trees reach great heights up to 60 meters or even above. Since the region is warm and wet throughout the year, it has a luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs, vegetation of all kinds.
There is no definite time for trees to set their leaves. As such, these forests appear green all the year round. So ये जो इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं यानी इस तरह के जो वन होते हैं ये कहाँ होते हैं? वेस्टर्न घाट्स के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, लक्षद्वीप पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वहाँ पे, असम के जो ऊपरी भाग हो गए या फिर तमिलनाडु के जो तट हैं वहाँ तक ये क्या है? फॉरेस्ट सीमित है। ये उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकसित करते हैं जहाँ पे कि जो हमारा रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और एक थोड़े समय के लिए वहाँ पे थोड़ी ड्राई सीजन पाई जाती हो। और इन वनों के जो वृक्ष होते हैं वो 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म या फिर कहते हैं कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी हमेशा बनी रहती है, इसीलिए यहाँ हर प्रकार के आपको वनस्पति यानी कि वृक्ष हो गए, झाड़ियाँ हो गई, लताएँ वगैरह सब देखने को मिलती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊँचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। सो कोई आपको बहुत छोटे पेड़ भी दिखेंगे, उससे बड़े भी और बहुत लंबे लंबे पेड़ भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और वृक्षों में क्या होता है? पतझड़ होता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसीलिए ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर रीजन में जितने भी पेड़ हैं वो एक साथ अपने पत्ते क्या कहते हैं? झाड़ देते हैं, मतलब एक ही साथ पतझड़ होता है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं होता है, कभी भी ज़रूरत पड़ी तो पत्ते इनके गिरते रहते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये हरा भरा दिखता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन नाम से ही पता चल रहा है। सो इन वनों में जो पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व की कुछ चीज़ें हैं उसको क्या क्या है? एबोनी है, महोगनी है, रोजवुड, रबर, सिकोना, ये सब याद रखना है। The common animals found in these forests are elephant, monkey, lemur and deer. One-horned rhinoceros. Okay. सो इस वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी हो गए, बंदर हो गए, लेमूर और हिरन है। और एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में भी मिलते हैं। और इसके अलावा इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट की। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। सो इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहाँ पे कि वर्षा जो है वो 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट types shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. The former is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 centimeter. These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country, northeastern states along the foothills of the Himalaya, Jharkhand, West Odisha and Chhattisgarh, and on the eastern slopes of Western Ghats. Teak is the most dominant species of this forest. Bamboo, sal, sesame. Okay. So क्या है कि इस प्रकार के जो वन होते हैं उनमें जो पेड़ होते हैं वो ड्राई सीजन में यानी कि ड्राई समर सीजन में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पतझड़ होता है। ठीक है, और जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को हम लोग कौन कौन से हैं? मॉइस्ट और ड्राई डेसिडस में डिवाइड कर सकते हैं। मॉइस्ट मतलब जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है और ड्राई मतलब तो शुष्क समझ ही आता है। सो इनमें से जो मॉइस्ट या जो नम वाला वन होता है, डेसिडस फॉरेस्ट होता है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ से कि 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इसीलिए ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के जो गिरिपथ प्रदेश है, झारखंड हो गया, पश्चिम ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम घाट की पूर्वी ढाल में ऐसे वन पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख जाति है। ठीक है, और बांस हो गया, साल, शीशम, इन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ हैं। और भी हैं चंदन, रवैर, कुसुम, ये सब सहतूत वगैरह ये सब यहीं पे पाए जाते हैं जिनका कि व्यापारिक महत्व है। और जो ड्राई डेसिडस की बात करें तो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और ये वन क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार यानी कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है और जो ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में ये वन पाए जाते हैं। और विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः ये सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में भी प्रयोग होते हुए साफ कर लिए गए हैं क्योंकि इधर का जो मिट्टी है वो बहुत ही फर्टाइल है, आपको पता है। सो इधर एग्रीकल्चर लार्ज स्केल पे होता है। और कुछ भागों में क्या होता है? पशुचारण होता है, पशुओं को चराने के लिए वहाँ पे लोगों ने खाली कर दिया है। अच्छा, अभी ओके। और ये जो जंगल है इसमें पाए जाने वाले जानवर प्रायः क्या होते हैं? शेर हो गए, शुअर, हिरन, हाथी। ठीक है, यही सब कुछ जानवर हैं। बाघ। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स यानी कि कटीले वन और जो झाड़ियाँ होती हैं इसकी बात कर लेते हैं। इन रीजन्स विथ लेस दैन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज
एंड यहाँ पे मैप दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अच्छे से बताया हुआ है नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। इसको थोड़ा आप लोग रीड करिएगा खुद से। Bushes. This type of vegetation is found in the northwestern part of the country, including semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, and Haryana. Acaicus, palms, euphorbias, and cacti are the main plant species. Trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. These forests give way to thorn forests. In this forest, the common animals are rats, rice. Okay. So अब हम लोग बात करते हैं कटीले वन और झाड़ियों की। तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, थॉर्नी बुशेस और ट्रीज वाला होता है। मतलब कि कटीले वहाँ पे वन देखने को मिलेंगे और झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, बहुत वहाँ पे लंबे लंबे पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है। इस प्रकार की वनस्पति कहाँ होती है, देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के जो सेमी एरिड रीजन है वहाँ पे ये इस प्रकार के आपको वेजिटेशन देखने को मिल जाएंगे। अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया और कैक्टाई यहाँ के कुछ मुख्य क्या है फ्लोरा है। और इन वनों के जो वृक्ष होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, मतलब बहुत सारा सघन वन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। और इनकी जड़ें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं, जो कि जल की तलाश में, मतलब पानी की तलाश में बहुत जगह फैली होती है। पत्तियां प्रायः क्या होती हैं, छोटी होती है और मोटी होती हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो मोटी होती है, जैसे कि क्या वो इवेपोरेशन को कम से कम कर सके। और जो ड्राई भागों में जो झाड़ियाँ और कटीले मतलब कटीले ही पौधे पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, बाघ, जंगली गधा, घोड़े, ऊँट ये सब पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्वतीय वन। माउंटेन आपको सुन के भी लग रहा होगा, याद करना बहुत ही आसान है। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड्स लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। एट सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 and 2000 meters. Evergreen broad-leaf trees such as oaks and chestnuts predominate. Between 1500 and 3000 meters, temperate forest containing coniferous trees like pine, deodar, silver fir, spruce, and cedar are found. These forests cover mostly the southern slopes of the Himalayas, places having high altitude in the southern and northeast India at higher elevations. Okay, at high altitudes generally more than. So यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ, जो ये माउंटेन फॉरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। सो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि टेम्परेचर में कमी आने लगती है और ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन में भी अंतर दिखाई देने लगता है। जो वेजिटेशन में जिस प्रकार का अंतर हम ये उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन में देखते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एरियाज से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को हमें क्या होता है मिलता है। 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक मिनट वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट पाए जाते हैं और इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानता होती है। 1500 से लेकर 3000 की बात करें तो 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच हमें क्या मिलते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज। ठीक है, कॉनिफेरस ट्रीज कहने का अर्थ है ये ऊपर से कॉनिकल शेप के थोड़े होते हैं। ठीक है, कॉनिफेरस ट्रीज जैसे कि चीड़, पाइन, मतलब पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस ये सब देखने को मिलते हैं। और ये जो वन होते हैं प्रायः हिमालय की जो दक्षिणी ढाल है और दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः क्या होता है कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, मतलब कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो ये क्या कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द एल्पाइन वेजिटेशन। सो प्रायः 3600 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है और घास के जो मैदान का स्थान है वो अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों के कुछ मुख्य वृक्ष हैं। जैसे कि हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं और अंततः झाड़ियों के रूप में अंततः मतलब छोटे होते जाते हैं और धीरे धीरे झाड़ियाँ दिखेंगे, फिर धीरे धीरे आपको घास के मैदान दिखने लगेंगे। ठीक है, और इनका उपयोग क्या गुज्जर और बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जो जातियाँ होती हैं जो एक जगह नहीं रहती, जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं वो पशुचारण के लिए इसका उपयोग करते हैं। और अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। ठीक है, द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट और कश्मीर। तो ये जो क्षेत्र है इसमें प्रायः कश्मीरी आपको क्या कहते हैं
स्टैग देखने को मिल जाएंगे, स्पॉटेड डियर देखने को मिल जाएंगे, आपको बारहसिंगा देखने को मिल जाएगा, याक हो गया, तेंदुआ हो गया, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा आपको देखने को मिल जाएगा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां यहाँ पे पाई जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट की। ठीक है, ये जो वेजिटेशन होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये क्या होता है, तटवर्तीय क्षेत्रों में होता है जहाँ की ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा मतलब टाइड्स आते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और घने मैनग्रोव जो है एक प्रकार की ये वेजिटेशन है जिसमें कि पौधे की जो जड़ें होती है ना, वो हमेशा पानी में डूबी रहती हैं। सुंदरबंस में मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, आप जानते होंगे। सो इसमें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा के भाग में ये वनस्पति आपको मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा और एंगार के वृक्ष भी इन भागों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों का जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो एक प्रसिद्ध जानवर है और इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल दिस फॉरेस्ट। Turtles, crocodiles, gharials and snakes are also found in this forest. सो इस क्षेत्र का जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मेडिसिनल प्लांट्स करके एक बॉक्स दिया हुआ है, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। जो औषधीय कुछ प्लांट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कितने मिले हैं अब तक, कहाँ हैं। और कुछ कुछ का नाम भी दिया हुआ है, तो ये आप लोग खुद से पढ़िएगा। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वीडियो खामखा लंबा हो जाएगा। सो इससे चांस कम है कि एग्जाम में क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोग को खुद से ज़रूर पढ़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, मतलब कि वन प्राणियों की बात करते हैं। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फाउना। इट हैज़ approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of birds. They constitute 13% of the world's total. There are 2,546 species of fish, which account for nearly 12% of the world's stock. It also shares between 5 and 8% of the world's amphibians, reptiles, and mammals. ओके, यहीं पे है। द एलिफेंट आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल्स अमॉन्ग द मैमल्स। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला। वन हॉर्न राइनोसोरस आर अदर एनिमल्स विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। एंड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डिजर्ट आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस एंड कैमल्स रेस्पेक्टिवली। इंडियन बाइसन, नीलगाय, चौसिंगा, gazelle and different species of deer are also some other animals found in India. It has also several species of monkeys. So बात करते हैं तो वेजिटेशन की तरह ही भारत विभिन्न प्रकार की जो प्राणी संपत्ति है उसमें भी बहुत धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं और देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं जो कि विश्व का लगभग 12% है। और भारत में विश्व के 5 से 8% तक जो उभयचरी हो गए, मतलब ये सब होते हैं क्या, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, वो पाए जाते हैं 5 से 6%, 5 से 8% तक। और जो मैमल्स जानवर होते हैं उसमें हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के जो उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जो जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंस हो गए, नीलगाय, चौसिंगा, छोटे लाइक गेजल, छोटे छोटे ये एक तरह से हिरन जैसे होते हैं, तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ ऐसे जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। और यहाँ बंदरों की भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। डू यू नो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया। इसको याद रखना है कि भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, सन 1972 में। India is the only country in the world that has both tigers and lions. The natural habitat of the Indian lion is the Gir forest in Gujarat. Tigers are found in the forest of Madhya Pradesh. भारत विश्व का एक अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। और भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास क्या है, गुजरात के गिर जंगल में है। और बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है और यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। The Himalayan harbor a hardy range of animals which survive in extreme cold. Ladakh's freezing high altitude are a home of yak, the saggy horned Tibetan antelope. Okay. So हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर क्या हैं, अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाते ही आप क्लाइमेट थोड़ा बहुत कम मतलब ठंडा होता है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई अल्टीट्यूड रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में आपको याक देखने को मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे भेड़ वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बारहसिंगा देखने को मिल जाएंगे, नीली भेड़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको, जंगली भेड़, कियांग, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे लाल पैंडा भी कुछ भागों में मिलता है। इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स। सो जो
एक मिनट सॉरी, जो नदियाँ, झील और समुद्री क्षेत्रों में आपको कछुए देखने को मिलेंगे, मगरमच्छ हो गए, घड़ियाल, ये सब पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो कि विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। समझ गए, ये सब चीज़ें याद रखनी है। सो भारत में केवल लायंस एंड टाइगर्स पाए जाते हैं, सिर्फ भारत में ही, और घड़ियाल भारत में पाया जाता है, याद रखिएगा। बर्ड लाइफ इन इंडिया, ओके। सो भारत में जो भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। मोर, बतख, तोता, मैना, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी पक्षियों की प्रजाति आपको आसपास भी देखने को मिलते होंगे। सो कमेंट सेक्शन में बताइए आपके आसपास कौन से पक्षी आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि आजकल लोग शहरी क्षेत्रों में इतना पेड़ों को काट रहे हैं कि आपको शायद ही कोई पक्षी देखने को मिले, लेकिन अगर आपने देखा है तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। और फिर यहाँ पे क्या लिख रहा है, वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम बायोडाइवर्स environment that is from the reserve of edible plants. We also experimented and selected many medicinal plants. The animals were selected from large stock provided by nature as milch animals. They also provided us drought power, transportation, meat and eggs. The fish provide nutritive food. Many insects help in pollination of crops and fruit trees and exerting biological control on such insects is harmful. Every species has a role to play in the ecosystem. एक मिनट, हाँ, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेचुरल पार्क, बर्ड सेंचुरीज़, नेशनल पार्क वगैरह का यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैप दिया गया है। सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है यहाँ से, और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है उनके नाम दिए गए हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। सो यहाँ पे कह ही रहा था कि हमने अपनी फसलों, जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी कि खाने योग्य जो पौधे थे उसको निश्चय किया है हमने बहुत सारे ऐसे भी पौधे उठाए जिससे जिसका प्रयोग हम औषधि बनाने में करते हैं। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोना का काम हो गया, कृषि का कार्य हो गया, यातायात के साधन के रूप में भी मदद करते हैं। इनसे हमें मांस और अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों हो गए, फल हो गए, और वृक्षों के जो परागण में मदद करते हैं। और हानिकारक जो कीड़े होते हैं उस पर क्या होता है, जैविक एक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति जो है वो मतलब सब एक तरह से इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करते हैं, यानी कि योगदान देते हैं। इसीलिए उनका जो संरक्षण है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेंस कंजर्वेशन इज़ एसेंशियल। सो जैसा पहले बताया गया कि मनुष्य द्वारा जो पेड़ पौधे हैं या जो जीव हैं वो अत्यधिक उपयोग के कारण क्या होता है कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। और लगभग 1300 जो पेड़ों की प्रजातियां हैं वो संकट में हैं, और 20 प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं, और कुछ तो लुप्त भी हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। द मेन कॉज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग फॉर। सो इसका जो मेन कॉज है, यानी कि जो इकोसिस्टम में जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, जो लालची कुछ व्यापारी हैं वो अपने व्यवसाय के लिए क्या करते हैं, बहुत अधिक शिकार करते हैं। ठीक है, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट या तेजाबी जमाव के कारण जो प्रदूषण हो रहा है उससे क्या होता है कि विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि और निवास के लिए जो वनों का अंधाधुंध कटन हो रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो हमारे इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये सब कुछ उसके फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं। और अपने देश की जो फ्लोरा फाउना है उसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं, यानी कि ये आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे किसी भी तरह की हंटिंग, पोचिंग बैंड है। ठीक है, यहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ से आपको कोई भी चीज़ें ले नहीं जानी। यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सो इनमें से 12 सुंदर वन, ये सब आपको नाम दिए गए हैं यहाँ पे, ये प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर कुछ देखा जाए तो सरकार की तरफ से सन 1992 में वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई थी फ्लोरा को, मतलब बोटेनिकल गार्डन्स को। ठीक है, यानी कि जो पादप उद्यान है उनको। शेर संरक्षण हो गया, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो प्रोजेक्ट, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गए जिससे कि इन जानवरों को बचाया जा सके। और 106 नेशनल पार्क, 573 वन प्राणी अभियान और कई चिड़ियाघर राष्ट्र के मतलब बनाए गए, सरकार के द्वारा संरक्षित किए गए, जिससे कि यहाँ की प्रजातियों को भी संरक्षित किया जा सके। और हम सभी को भी अपने आजीविका के लिए प्राकृतिक जो हमारा इकोसिस्टम है उसके महत्व को समझना चाहिए। और ये तभी संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का जो अंध विनाश हो रहा है उसको तत्काल समाप्त किया जाए और इसे कंजर्व किया जाए। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करते हैं। सो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, ये प्रवासी पक्षी होती हैं। सो भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में जो साइबेरियन सारस होते हैं बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। और इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान क्या है, कच्छ का रण है। सो ये देखने में बनता है, आप लोग यूट्यूब पे ये वीडियो जरूर सर्च कीजिएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। फ्लेमिंगोज वाले तो आपको देखने को मज़ा ही आ जाएगा, मतलब बहुत सुंदर लगता है ये। सो जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर
कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों संख्या में आती हैं फ्लेमिंगोज, और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। और देश के अनेक दर्शनीय दृश्यों में से ये भी एक है। तो कभी आप जाइएगा घूमने गुजरात वगैरह तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोस्टल एरियाज में, बहुत ही सुंदर है। लेकिन ये सीजनल है, सो देख के जाइएगा कब आपको जाना चाहिए देखने के लिए। अदरवाइज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो आप लोग को बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम याद कर लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए, हैंड रिटन नोट्स, उसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। सो टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।